मेरा नाम प्रीति है और मेरी उम्र 19 साल है। हम अपने मम्मी पापा के दो ही बच्चे हैं। एक मेरी बड़ी बहन और दूसरी मैं थी। हमारी जिंदगी बहुत सुकून और खुशहाल चल रही थी, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया। जब मेरे जीजू का रिश्ता मेरी दीदी के लिए आया, तो हमारे घर में एक अलग ही माहौल बन गया था। मेरी दीदी एक लड़के को पसंद करती थी। वह उनके कॉलेज में पढ़ता था। उन दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। मैं जो थी, वह दीदी के बगल वाले बिस्तर पर ही सोती थी, इसीलिए उनकी सभी बातें मुझे अच्छी तरह से पता थी। मेरी दीदी उस लड़के से बहुत प्यार करती थी। उसका नाम विनय था। एक दिन दीदी मोबाइल पर विनय से बात कर रही थी, जब अचानक वह रोने लगी। मैं जो अपने बिस्तर पर लेटी मोबाइल चला रही थी, अचानक दीदी की तरफ ध्यान देने लगी। वह लड़के से मिन्नतें कर रही थीं और कह रही थीं, प्लीज़ विनय, मेरी परेशान समझने की कोशिश करो। आज ही मम्मी पापा ने इस बारे में मुझसे बात की है। अगर तुम रिश्ता लेकर नहीं आए तो मुसीबत हो जाएगी। पिताजी के दोस्त और मम्मी की दूर की कजिन दोनों ही अपने बड़े बेटों का रिश्ता मेरे लिए लेकर आना चाहती हैं। अगर घर में रिश्ता आ गया तो मेरे पिताजी किसी भी सूरत में मना नहीं करेंगे। तुम क्यों मेरी परेशानी नहीं समझ रहे? दीदी की आंखों में आंसू थे और मैं भी परेशान होकर उठ गई थी। यह बात तो सच थी कि आज खाने की टेबल पर मम्मी ने इस बारे में बात की थी। पिताजी भी चाहते थे दीदी की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। मम्मी और पिताजी की बात सुनकर दीदी चुपचाप कमरे में चली आई थी। मुझे दीदी का दुखी चेहरा देखकर बहुत अफसोस हो रहा था। तभी मैंने सोची थी कि मैं अकेले में मम्मी से इस बारे में बात करूंगी और उन्हें इशारों इशारों में ही बता दूंगी कि दीदी किसी और को चाहती है, उन पर अपनी पसंद ना थोपे। लेकिन अब दीदी का हाल देखकर मुझे पता चला कि वह बहुत परेशान है। वह विनय से बहुत मोहब्बत करती है। उन्होंने विनय से बहुत मिन्नत समाजत की कि किसी भी तरह रिश्ता लेकर आओ, वरना हम दोनों कभी एक दूसरे का नहीं हो पाएंगे। इसके बाद उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे अपनी दीदी पर बहुत तरस आ रहा था और उनकी अधूरी लव स्टोरी पर दुख हो रहा था। तभी मैं उनके पास गई और उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, दीदी, इस तरह परेशान मत हो। ऊपर वाला आपके हित में फैसला करेगा। तभी अचानक मेरी दीदी मेरे गले से लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे उनका रोना बहुत बुरा लग रहा था। मैंने उन्हें अपने से अलग करते हुए कहा, दीदी, क्यों परेशान हो रही हो? ऊपर वाला सब देख रहा है। अगर आप दोनों की मोहब्बत सच्ची होगी तो आप दोनों मिल जाएंगे। इस तरह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं मम्मी को मनाने की कोशिश करूंगी, मुझसे जितना हो सकता था। मैं अपनी बहन को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह शायद विनय से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए बिल्कुल भी काबू में नहीं आ रही थी। मैंने गुस्से में दीदी का फ़ोन उठाया और विनय का नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगा लिया। दीदी पूरी तरह से अपने होश में नहीं लग रही थी। यकीनन वह विनय से बहुत प्यार करती थी और उनकी हालत देखकर मुझे यह अच्छी तरह समझ में आ गया था। फ़ोन कान से लगाते ही मैं शुरू हो गई। मैंने विनय से कहा, आप समझते क्या हैं? खुद को अगर मेरी बहन आपको पसंद नहीं थी, तो फिर उससे प्यार का दावा क्यों किया? जब साथ देने का वक्त आया तो आप पीछे हट रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, विनय, ऐसा नहीं चलेगा। मेरी बस एक ही बहन है और मैं उसे इस तरह रोते नहीं देख सकती। आपको रिश्ता लेकर घर आना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह बोलकर मैंने फ़ोन रख दिया। आगे से बात सुनना भी मैंने ज़रूरी नहीं समझा था और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वह रात धीरे धीरे बीती चली गई और मैंने अपनी दीदी को अपने सीने से लगा लिया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गले लगाती है। अगली सुबह का सूरज पूरी तेज किरण के साथ चमक रहा था। हम दोनों बहनें एक दूसरे से लगकर गहरी नींद में सोई हुई थीं, जब अचानक मम्मी कमरे में आई और हमें जगाते हुए बोली, पता नहीं बाहर कौन आया है, जल्दी उठ जाओ और अनिका और तुम तैयार हो जाओ। वे लोग तुम्हारा ही जिक्र कर रहे हैं। मेरी माँ दीदी की तरफ इशारा करके बोलती हुई कमरे से बाहर चली गई। एक पल के लिए मैं भी हैरान थी। आखिर ऐसा कौन हमारे घर आया है जिससे मम्मी इतनी परेशान नजर आ रही है? और दीदी को तैयार होने के लिए क्यों कहा? यह बात ना मुझे समझ आई थी और ना ही दीदी को। वह चुपचाप कपड़े बदलकर अपने आप को संवार कर नीचे की ओर चली गई, जबकि मैं भी बिस्तर को समेटकर नीचे आई थी। सामने ही एक युवा लड़का और साथ में दो अधेड़ उम्र के आदमी और औरतें बैठे थे। दीदी की आंखों में चमक आ गई थी। मैं हैरान हो गई थी कि दीदी इन लोगों को देखकर खुश क्यों हो रही हैं, जबकि आज तक हमने इनसे मुलाकात नहीं की थी। जैसे ही वह युवा लड़का खड़ा हुआ और दीदी की तरफ इशारा करते हुए बोला,
तो मैं समझ गई थी कि हाँ कौन है। दरअसल वह विनय थे, जो अपने मम्मी पापा के साथ दीदी का रिश्ता लेकर आए थे। उनका घर और कारोबार बहुत अच्छा था। मेरे पिताजी की यही इच्छा थी कि दीदी की शादी अपने परिवार में हो, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस रिश्ते में दीदी की भी रजामंदी है, तो उन्होंने दीदी की खुशियों के साथ कोई समझौता नहीं किया। पिताजी ने दीदी के रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। आज मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मेरी दीदी के चेहरे पर बहुत दिनों के बाद सच्ची खुशी का एहसास चमक रहा था। मैं मुस्कुराते हुए अपनी दीदी के चेहरे को देख रही थी। तभी मुझे विनय जीजू की आवाज़ सुनाई दी थी। विनय जीजू मुझसे कह रहे थे, साली साहिबा, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, मैं अभी हल कर देता हूँ। विनय जीजू की बात सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और सिर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं जीजा जी, नहीं है। आप आ गए, यही काफ़ी है। बस इतना याद रखिएगा, हमने अपनी दीदी को बहुत नाजों से पाला है। उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैं नखरे से बोली और जीजा जी ने जोरदार हंसी के साथ कहा, जी जी साली साहिबा, अब तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब हम आपसे जो मिल लिए हैं। विनय जीजू जो कुछ भी कह रहे थे वह मुझे हैरान कर रहा था, क्योंकि उनका अंदाज कुछ अजीब था। मैंने चौंक कर उनकी ओर देख, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान से समझ गई कि वह मजाक कर रहे थे। फिर पिताजी और विनय जीजू के पापा ने मिलकर दीदी की शादी की तारीख पक्की कर ली थी। शादी कुछ महीनों बाद ही तय की गई थी। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। मम्मी पापा काफ़ी उदास थे। दीदी घर की रौनक थी। पहली औलाद माता पिता के लिए बहुत मायने रखती है। यही हाल मेरे माता पिता का भी था। मैं भी बहुत उदास थी। आखिर दीदी मेरी रूम में मेट थी, मेरे हर सुख दुख की साथी थी। हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। हाँ, हम दोनों अपनी ज़िंदगी के बारे में एक दूसरे से ज़्यादा बातें नहीं करते थे, क्योंकि दीदी मुझसे उम्र में बड़ी थी और मैं उनकी इज्जत करती थी। वहीं दीदी भी मुझे छोटी समझकर अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं बताती थी। लेकिन इसके बावजूद अगर हम दोनों बहनें किसी मुसीबत में आ जाते थे तो एक दूसरे को ज़रूर याद करते थे। यही सब सोचकर मैं काफ़ी भावुक हो गई थी। अभी मैं लाउंज में ही बैठी हुई थी, जब अचानक हमारे घर के दरवाजे पर घंटी बजी। मैं हैरान हुई कि इस समय कौन आ सकता है। दीदी, मम्मी पापा और पिताजी ही शॉपिंग के लिए बाजार गए हुए थे। यह सोचकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी कि हो सकता है कोई रिश्तेदार आ गया हो, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने कोई और नहीं, बल्कि दीदी के मंगेतर विनय जीजू मुस्कुराता चेहरा लिए खड़े थे। मैं हैरान रह गई थी। वो मुझे हाय कहते हुए घर के अंदर आ गए। एक पल के लिए मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि घर में कोई नहीं था, इसलिए मैं घबरा गई थी। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वह सोफे पर बैठते हुए बोले, साली साहिबा, आपको क्यों सांप सूंघ गया है? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? अब तो मैं आपकी दीदी का मंगेतर हूँ, वो शरारती लहजे में बोले थे। मुझे लग रहा था विनय जीजू अपनी साली से मजाक कर रहे हैं, तभी मैं हंस रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए तुरंत अपने सिर को झटका और उनके पास जाकर बोली, बिल्कुल, आप तो इस घर के दामाद हैं, आपको भला कौन रोक सकता है? दीदी, मम्मी और पिताजी शॉपिंग के लिए गए हुए हैं, घर में कोई नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा घबरा गई थी। आप बताइए, चाय लेंगे या फिर कॉफ़ी? मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में चमक उभर आई थी। वह मुझे देखते हुए बोले, अरे अरे कुछ नहीं चाहिए, साली जी तुम यहाँ बैठ जाओ, यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं बस तुमसे बातें करने के लिए आया हूँ। विनय जीजू की बात सुनकर मेरे माथे पर बल पड़ गए। आखिर वह मुझसे क्या बात करना चाहते थे? मैं किसी अनजाने एहसास से उनकी ओर देखते हुए बोली, जीजा जी, क्या दीदी ने आपको नहीं बताया कि वह शॉपिंग पर जा रही है? कल रात आप दोनों की बात हो रही थी। मेरी बात सुनकर वह एकदम लगभग आ गए और मुझे देखकर बोले, अच्छा जी, यानी आप बातें सुनती हैं। वैसे ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। हम बहुत सी बातें करते हैं जो प्राइवेट होती हैं। उनका लहजा थोड़ा अजीब था और मैं उनकी बात सुनकर अपने नज़रें झुका ली थीं। वह ना जाने मुझे क्या कहना चाह रहे थे। मुझे उनके सामने कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, या शायद मैं अकेली थी, इसलिए मैं डर रही थी। तभी मैं अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, वो नहीं नहीं, सारी बातें नहीं सुनती, बस कल कमरे में आ रही थी तो कान में पड़ गई, और कोई बात नहीं। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं कब से अकेले बोर हो रही थी। आपके लिए चाय बनाती हूँ, फिर एक साथ पीते हैं। ये बोलकर मैं फ़ौरन किचन की तरफ बढ़ गई थी। तभी विनय जीजू भी मेरे पीछे पीछे आते हुए बोले, अरे अरे रहने दो ना साली साहिबा, तुम मुझसे बातें करो।
मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और तुम हो कि काम में लग गई हो। अभी थोड़ी देर में तुम्हारी दीदी आ जाएंगी, फिर तो टाइम ही नहीं मिलेगा। मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। वह कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हमारी मुलाकात को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। फिर भी उनका अंदाज देखकर मुझे अजीब सा लग रहा था। मैं अभी चूल्हा ऑन करती, उससे पहले ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था और मुझे देखते हुए बोले थे, अरे अरे रहने दो, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें समझ नहीं आता। उनका अंदाज बहुत अजीब था। मैं फौरन उनसे 2 कदम दूर हो गई थी। मुझ पर घबराहट छा रही थी। घर में कोई नहीं था, इसलिए मैं सहम गई थी। वह मुझे देखते हुए बोले, अरे आओ ना, हम दोनों लाउंज में बैठते हैं, तुम किचन में चली आई हो। मैं मना कर रहा हूँ और तुम हो के मान ही नहीं रही हो, जबकि मैंने इस बार उनकी तरफ देखा भी नहीं और उनके मना करने पर कोई जवाब भी नहीं दिया। बस चुपचाप लाउंज के सोफे पर दूर बैठ गई। ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह यह सब जानबूझकर कर रहे हैं, मगर क्यों, यह बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद वह किचन से बाहर आए। मैं लाउंज में ही बैठी उनका इंतज़ार कर रही थी। वह मुझे देखते हुए बोले, अरे साली साहिबा, तुम इतनी दूर क्यों बैठ गई हो? यहाँ आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। उन्होंने किचन से 2 कप हम दोनों के लिए चाय बनाई थी। यह देखकर मैं और ज़्यादा हैरान हुई थी। वह न जाने क्यों मुझ पर इतनी मेहरबानी कर रहे थे। वह हंस हंस कर मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा उकता चुकी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मम्मी पिताजी और दीदी घर आ जाएं। कहते हैं ना, जब दिल से प्रार्थना की जाए, ऊपर वाला उसे ज़रूर सुनता है। मेरी प्रार्थना भी कबूल हो गई थी। विनय जीजू अभी अपनी जगह से खड़े होकर मेरे पास आ ही रहे थे। इससे पहले ही दरवाजे की घंटी बजी थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मैंने साफ तौर पर विनय जीजू के चेहरे पर चिंता आते हुए महसूस की थी। मगर उसे अपना वहम समझकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मेरे सोचे अनुसार दरवाजे पर मम्मी पिताजी और दीदी ही थे, जो शॉपिंग के बैग्स हाथ में लिए घर में दाखिल हुए थे। लेकिन सामने विनय जीजू को खड़ा देखकर तीनों को हैरानी हुई थी। दीदी जीजू की तरफ देखते हुए बोली, अरे आज तो आप किसी मीटिंग के सिलसिले में दूसरे शहर से बाहर जा रहे थे, फिर यहाँ कैसे आना हुआ? दीदी की बात सुनकर एक पल के लिए जीजू के चेहरे का रंग बदला था। फिर वह मुस्कुराते हुए बोले, आपके बिना दिल ही नहीं किया, मैं जा रहा था दूसरे शहर, लेकिन आधे रास्ते से ही मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ। मैंने ज़िंदगी में कभी आपको मना नहीं किया, लेकिन आज मना करके मुझे बहुत ज़्यादा गलती महसूस हो रही थी, इसलिए मैं घर आ गया। सोचा कि आप घर पर मिल जाएंगी, लेकिन आने के बाद पता चला कि घर पर तो कोई नहीं है, सिवाय साली जी के। वैसे आपकी छोटी बहन बहुत अच्छी है, उसने मेरी बहुत खातिरदारी करने की कोशिश की, लेकिन हमारी प्रीति इतनी छोटी है कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया कि उससे कोई काम करवाऊं। जीजू की बात सुनकर मेरे दिल में जो भी बुरे ख्याल आए थे, उन सब पर मुझे अफसोस हुआ। वह तो इतने अच्छे इंसान थे और इतनी अच्छे से बर्ताव कर रहे थे। जीजू की बात सुनकर मेरी दीदी की आंखें भी चमक उठी थीं और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। मम्मी और पिताजी भी बेहद खुश थे। वे समझ गए थे कि दीदी के लिए उनसे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। यही ख्याल मेरा भी था। हम लोग उनके साथ बैठकर काफ़ी देर तक बातें करते रहे। अब मुझे उनसे बात करते हुए बिल्कुल घबराहट महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि मैं बढ़ चढ़कर बातों में हिस्सा ले रही थी। यही वजह थी कि 1-2 बार मुझे थोड़ी सी उलझन भी हुई थी, मगर यह सोचकर मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया कि जीजू का नेचर ही ऐसा है। गुजरता जा रहा था, दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक बीत रहे थे और शादी का दिन भी करीब आ गया था। हर तरफ गहमा गहमी का माहौल था। कोई ढोलक बजा रहा था, तो कोई डांस की प्रैक्टिस कर रहा था, कोई अपनी बातें कर रहा था, तो कोई अपने कपड़े ठीक कर रहा था। किसी का कोई सामान नहीं मिल रहा था, तो कोई मेहंदी लगवा रहा था। मैं यह सब देखकर बहुत खुश थी। मम्मी और मैं सबका बहुत ध्यान रख रहे थे। दीदी से हमने कोई काम नहीं करवाया था। आखिरकार वह हमारे घर को छोड़कर जाने वाली थी। अब उनसे काम करवाना कोई अच्छी बात नहीं होती। ऐसे ही बारात का दिन भी आ गया था। आज मेरी दीदी घर से विदा होने वाली थी। मैं और मम्मी बहुत भावुक हो रहे थे। पिताजी भी कई बार अपने दुख का इजहार कर चुके थे। दीदी भी बेहद उदास थीं और थोड़ी खुश भी दिख रही थीं। आखिरकार उन्हें उनकी पसंद का दूल्हा जो मिलने वाला था, सब लोग मैरिज हॉल पहुंच गए थे। मैं दरवाजे पर ही खड़ी होकर विनय जीजू के आने का इंतज़ार कर रही थी। आखिर उन्हें रोककर मुझे मोटी रकम जो लेनी थी, मेरे साथ मेरी सहेलियां और मेरी कज़न्स भी खड़ी हुई थीं। कुछ मिनट बाद आसमान में आतिशबाजी होने लगी और ढोल नगाड़े बजने लगे, जिसका मतलब था कि जीजू आ चुके हैं। बारात बड़े धूमधाम से आई थी। हम सब मुस्कुराते हुए जीजू को देख रहे थे।
जो घोड़े पर बैठे बहुत जोश में नजर आ रहे थे। उन्हें घोड़े से उतारा गया और मम्मी ने उनका बड़े अच्छे से स्वागत किया। लेकिन जैसे ही वह मैरिज हॉल में दाखिल होने लगे, हम सहेलियां और कजिन उनके सामने आ गए। मैंने अपने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा, अगर दीदी से मिलना है तो पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे तो हम आपको अंदर किसी सूरत में नहीं जाने देंगे। मुझे लगा था कि अब बहस होगी, उनकी तरफ से कुछ कहा जाएगा, हम कुछ कहेंगे तो मज़ा आएगा। लेकिन अचानक ही जीजू ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक भारी रकम मेरी हथेली पर रखते हुए बोले, साली साहिबा, आपके लिए तो हम अपनी पूरी जायदाद वाड़ देंगे। भला ये रकम क्या मायने रखती है? अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अंदर आ सकते हैं। जीजू के इस मजाक पर मेरी सहेली और कज़न सब हंस रही थी और मैं भी मुस्कुराई थी। तभी जीजू मेरे गाल पर छुटकी काटते हुए बोले, चलो आओ, तुम्हारी दीदी से मुलाकात करते हैं। मैं अचानक शर्म से लाल हो गई थी। उनका यह अंदाज मुझे थोड़ा अजीब लगा था। मैं बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी, ज्यादा बातें करना मुझे पसंद नहीं था। इसीलिए हम दोनों बहनें थोड़ी अलग थीं। दीदी के होने वाले पति के साथ मैं मंडप तक आई थी, जबकि दीदी मुस्कुराकर हम दोनों को देख रही थी। थोड़ी ही देर में शादी की सभी रस्में अदा कर दी गई थीं। मेरी दीदी हमेशा के लिए विनय जीजू की हो गई थी और हम बस आंसू बहाते रह गए थे। मेरा दिल बहुत उदास था, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी की हर तकलीफ़ दीदी के पास ही लेकर जाती थी। इसीलिए आज उनका जाना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था। थोड़ी देर बाद ही विदाई का शोर उठ गया और यह सब मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था। मैं चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई थी। मेरी आंखें नीचे थीं और मेरा दिल बहुत उदास था। जब अचानक मुझे अपने कंधे पर एक मर्दाना हाथ महसूस हुआ। मैंने पलट कर देखा तो जीजू मेरे पीछे खड़े थे। एक पल के लिए मैं सहम गई थी। वह मुझे देखते हुए बोले, अरे साली साहिबा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? हम वादा करते हैं कि आपकी दीदी को बहुत खुश रखेंगे और आप भी इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो। जीजू ने इतना कहकर एक बार फिर गाल खींचा था। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ये कैसा एहसास था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। न जाने क्यों अब मुझे जीजू से घबराहट होने लगी थी। थोड़ी देर बाद ही दीदी हमेशा के लिए हमारे घर से विदा होकर अपने घर चली गई थी। मैं मम्मी और पिताजी बहुत रोए थे। उनकी जुदाई ने हम सबको उदास कर दिया था। वक्त बीतने लगा था। दीदी की शादी को 2 हफ्ता का वक्त हो चुका था। रिसेप्शन की रस्म भी बहुत अच्छे से हो गई थी आज। दीदी और जीजू की दावत थी, सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार किया गया था। मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद दीदी से मिलने का मौका मिल रहा था। मैंने पिंक रंग का सूट पहना था, जो मेरी लाइटनिंग रंगत पर खूब जंच रहा था। ऊपर वाले ने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया था। लोग कहते थे कि मेरी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, और मुझे भी यही लगा था। थोड़ी देर बीतने के बाद दीदी और विनय जीजू घर आ गए थे। खाना काफ़ी खुशनुमा माहौल में खाया गया था। जीजू आज ज़रूरत से ज़्यादा मेरी तारीफ़ कर रहे थे कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। मैंने बहुत अच्छे से बाल बनाए हैं। दीदी भी बहुत खुश नज़र आ रही थी। यही वजह थी कि हम सब संतुष्ट हो गए थे। मुझे भी बहुत खुशी महसूस हो रही थी। जीजू का बार बार मेरी तारीफ़ करना मुझे खुशी से मदहोश कर गया था। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि यह तारीफ़ें मेरे गले का फंदा बनने वाली हैं। समय गुजरता जा रहा था और दीदी और जीजू की शादी को अब 6 महीने होने वाले थे। जब भी जीजू हमारे घर आते थे तो उनके होठों पर बस एक ही बात होती थी, हमारी प्रीति बहुत अच्छी है। जिस भी घर में जाएगी तो उस घर को जन्नत बना देगी। उसकी आदतें, उसका अंदाज, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। और मैं मुस्कुरा देती थी। हमारे बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब जब भी मुझे कोई बात करनी होती तो मैं दीदी के पास जाने के बजाय जीजू के पास जाती थी, क्योंकि जीजू हमारे घर के एक सदस्य बन गए थे। अब हम उनके सामने कुछ भी बात करने में हिचकिचाना भी साफ कह दिया था। मैं इस घर का दामाद नहीं बेटा हूँ। मुझे कभी भी दामाद जैसा ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। प्रीति के पति को दामाद बना लेना, मैं तो आपका बेटा बनकर ही रहना चाहता हूँ। उनकी यह बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थीं। वे मेरे मम्मी और पिताजी को बहुत इज्जत देते थे। आज भी वे लोग हमारे घर आए हुए थे और आज मम्मी ने उन्हें घर ही रुकने के लिए कहा था। लाउंज में बैठे सब बातें कर रहे थे, जब अचानक जीजू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सबकी नज़र एक साथ उन पर चली गई। वे मुस्कुराते हुए बोले, चलो प्रीत, आज मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ। देखो, बुरा तो नहीं मानोगी ना? जीजू की बात सुनकर मैंने फौरन ना में सिर हिलाया और कहा, भला इतने अच्छे जीजू की बातों का कौन बुरा मानता है। दीदी भी मुस्कुराकर उन्हें ही देख रही थी। तभी वह मुझे देखते हुए बोले,
अच्छा, मुझे यह बताओ कि भविष्य में तुम्हारी भी शादी होनी है, तुम्हें भी अगले घर जाना है। तुम अपने पति को कैसा चाहती हो? मतलब वह कैसा हो, उसकी आदतें कैसी हों? सब कुछ बताओ ताकि हमें लड़का ढूंढने में आसानी हो। पिताजी के सामने मुझे शर्म आ रही थी। मैंने ना में सिर हिलाते हुए कहा, जो मम्मी पिताजी की पसंद होगी वही मेरी पसंद होगी। मेरी कोई ख़ास डिमांड नहीं है। मेरी यह बात सुनकर अचानक जीजू ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोले, अरे पापा की परी, यह तो मुझे पता है कि तुम अपने माँ बाप की पसंद के बिना कहीं शादी नहीं करोगी, लेकिन तुम्हारा भी कोई आदर्श होगा जिसे तुम अपने लिए चुनना चाहती हो। बताओ ना, कैसा लड़का तुम्हें पसंद है? उनकी ये बात सुनकर न जाने मुझे अचानक क्या हुआ कि मैंने उनकी ओर देखते हुए कहा, मुझे बिल्कुल आपके जैसे लड़के पसंद हैं। आपका अंदाज, आपका मेरे मम्मी पिताजी को इज्जत देना, हमारे साथ बैठकर बातें करना, मेरी दीदी को खुश रखना, मुझे यह सब बहुत पसंद है। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मेरा पति बिल्कुल आप जैसा हो। मेरी बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। सबसे ज्यादा तो जीजा जी खुश नजर आ रहे थे। वक्त बहुत हो चुका था, इसलिए दीदी और जीजू रात हमारे ही घर रुके थे। इसलिए हमने देर रात तक बैठकर गपशप की थी। रात का दूसरा पहर चल रहा था। थक हार कर सब अपने अपने कमरों में जाकर सोने के लिए लेट गए थे। गेस्ट रूम में दीदी और जीजू ठहरे थे। वे दो थे, इसलिए अब हमारे कमरे में नहीं रुक सकते थे। अगर दीदी होती तो वह मेरे साथ ही रुक जाती। मैं गहरी नींद में सो रही थी जब जब अचानक मुझे अपने अस्तित्व पर किसी की गहरी निगाहें महसूस हुईं। किसी तरह इस एहसास के तहत मेरी आंख खुल गई। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर यह निगाहों की तपिश मुझे क्यों महसूस हो रही थी, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। काफ़ी देर तक मैं बैठकर इधर उधर देखती रही ताकि पता चल सके कि आखिर कौन मुझे देख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने इसे अपना भ्रम समझकर दोबारा सोने की कोशिश की, मगर थोड़ी देर बाद मुझे अपने शरीर पर किसी का मर्दाना हाथ महसूस हुआ। मुझ पर घबराहट छाने लगी। ठंड होने के बावजूद मेरे माथे पर पसीना आ गया था। मैं एक बार फिर हड़बड़ा कर उठ बैठी। चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन इस बार भी कमरे में कोई नहीं था। मैंने इसे अपना वहम समझकर सिर झटक दिया। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। जीजू और दीदी सुबह होते ही अपने घर की तरफ रवाना हो गए। मम्मी पापा ने भी उन्हें नहीं रोका, क्योंकि जीजू का बिजनेस था जिसे संभालना उनकी जिम्मेदारी थी। मगर हमें यह नहीं पता था कि उनका आना हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। 2 दिन बाद रात के समय अचानक जीजू घबराते हुए हमारे घर आए। मम्मी पिताजी लाउंज में बैठे आपस में बातें कर रहे थे और मैं भी उनके पास ही थी। मैंने ही जाकर दरवाज़ा खोला। उन्हें घबराया हुआ देख मैं भी परेशान हो गई। वह मुझे देखते हुए बोले, प्रीति जल्दी से चलो, अनिका की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, इमरजेंसी है, वह अस्पताल में है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। यह सुनते ही मैं बेचैन हो गई। मम्मी पिताजी भी दरवाजे पर आ गए और जीजा जी से पूछने लगे, क्या हुआ, सब ठीक तो है? हम भी साथ चलते हैं। लेकिन जीजा जी के चेहरे पर एक पल के लिए जो छाया गुजरी वह मेरी नज़रों से छुपी नहीं रही। उन्होंने मम्मी और पिताजी को देखकर कहा, नहीं नहीं, आपको चलने की ज़रूरत नहीं, प्रीति सब कुछ संभाल लेंगे। आप लोग बस ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि सब ठीक हो जाए। मेरे पिताजी बेचैन हो रहे थे, लेकिन जीजू ने बार बार यही कहा कि उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी सोचा कि मम्मी और पिताजी वहाँ जाकर परेशान होंगे, इसीलिए मैं जीजू के साथ दीदी के पास जाने के लिए निकल पड़ी। मगर मुझे यह नहीं पता था कि यह सफ़र मेरे लिए कितना भयानक साबित होने वाला है। मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। मैं अपनी बहन को लेकर बहुत परेशान थी। मन ही मन मिन्नतें कर रही थी कि उन्हें कुछ ना हो। वह हमारे घर की सबसे लाडली थी और हम सब उनसे बहुत प्यार करते थे। गाड़ी में एक गहरा सन्नाटा था। रात ज़्यादा होने की वजह से सड़कें भी सुनसान थीं। जीजू बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे। मैंने उन्हें देखते हुए कहा, जीजू आप यह क्या कर रहे हैं? गाड़ी तेज़ चलाइए दीदी, अस्पताल में मैं अकेली होंगी, आप बेवजह वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर वह मुझे देखते हुए बोले, अरे चलेंगे ना, क्या हो गया? इतनी भी ख़राब तबीयत नहीं है तुम्हारी दीदी की कि वह मर जाएगी, हम पहुंच जाएंगे। मैं उनकी बातें सुनकर शांत थी। उन्होंने यह कैसा रवैया अपना लिया था? मैं उन्हें देखते हुए बोली, क्या हो गया आपको? आप कैसी बातें कर रहे हैं? और गाड़ी तेज़ चलाइए, वह मेरी बहन है।
मैं अपनी बहन के बारे में कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी यह बात सुनते ही अचानक जीजू ने गाड़ी को ब्रेक लगा दिया। मैं हैरान और परेशान होकर उनके इस बदले हुए व्यवहार को देख रही थी। वह घर पर एक अलग इंसान थे और अब यहाँ उनका एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा था। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, अगर इतनी जल्दी है तो तुम खुद गाड़ी चला लो, मैं ऐसे ही चलाऊंगा। अगर मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो अकेले चली जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उन्हें देखते हुए एक बार फिर बोली, आपको क्या हो गया है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने ही तो कहा था कि दीदी की तबीयत खराब है, तो फिर यह सब तमाशा क्यों? मेरी बात सुनकर अचानक उन्होंने मेरी गर्दन पर हाथ रखा और मुझे अपने करीब खींचते हुए बोले, तुम्हारी दीदी घर पर बिल्कुल ठीक है। मुझे पता है कि तुम्हें यह सब बुरा लगेगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जब से मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी है, मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे अपनी पसंद पर बहुत पछतावा हुआ कि काश मैं अपनी पत्नी की छोटी बहन से शादी कर लेता, तो आज मुझे यह कदम नहीं उठाना पड़ता। ये कहते ही वह मेरे होठों पर झुक गए। मेरा सांस सीने में ही अटक गया। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने जीजू को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए घबराए हुए लहजे में कहा, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? भगवान के लिए मुझ पर रहम खाइए, मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। मेरी यह बात सुनकर अचानक उन्होंने मुझे पीछे की तरफ खींचकर गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया और बोले, तुम बहन नहीं, मेरी साली हो, और वैसे भी साली आधी घरवाली होती है। अगर तुम मुझे थोड़ा सुकून दे दोगी तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, और अगर तुम मेरे साथ सहयोग करोगी तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, वरना मुझसे बड़ा जानवर कोई नहीं है। यह कहते हुए उनके हाथ बेहयाई से मेरी कमर पर रेंगने लगे। जैसे ही उन्होंने मेरे कंधे से मेरी शर्ट हटाई, मेरी जान बाहर में आ गई। मुझे अपनी इज्जत बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लग रही थी। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करें, मैं आपकी पत्नी की बहन हूँ, कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। लेकिन उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। वह मुझे मेरे ही घर से उठाकर ले गए और मेरी इज्जत तार तार कर दी। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वह मुझे बेजान सी हालत में छोड़कर गाड़ी से बाहर चले गए। मुझ में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि मैं उठकर अपनी हालत सुधार सकूं। मुझे अच्छी तरह से एहसास हो रहा था कि वह गाड़ी से बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। थोड़ी देर बाद वह वापस गाड़ी में आए और मुझे देखकर बोले, अगर तुमने अपना मुंह खोलने की कोशिश भी की तो याद रखना, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। बल्कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारी बहन को पागल बना दूंगा, उसे घर से निकाल दूंगा और तलाक देकर हमेशा के लिए उससे नाता तोड़ दूंगा। इसलिए चुपचाप बर्दाश्त करो। लेकिन मेरा दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन जो आज मेरे साथ हुआ वो मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने चुप्पी साध रखी थी और बस सिर झुकाए बैठी रही। जब उन्होंने मुझे घर के दरवाजे पर छोड़ा और ख़ुद अपने घर चले गए, तब मैंने बिना सोचे समझे सारी बात अपने मम्मी और पिताजी के सामने बोल दी। मेरे पिताजी मुझे हैरान नज़रों से देख रहे थे, लेकिन मेरी हालत खुद ही बता रही थी कि मैं झूठ नहीं बोल रही। उसी वक्त मेरी माँ ने दीदी को फ़ोन करके सारी स्थिति बता दी। मुझे लगा था कि दीदी हमसे रिश्ता तोड़ देगी, क्योंकि मुझे उनका पागलपन याद था, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह ही दीदी घर वापस आ गई और रोते हुए पिताजी के सामने साफ साफ कह दिया, मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन जो हरकत विनय ने की है उसे अब किसी कीमत पर माफ़ नहीं किया जाएगा। तुरंत डाइवोर्स के पेपर्स तैयार किए जाएं और फिर हम पुलिस में रेप केस की एफआईआर दर्ज कराएंगे। मैं अपनी बहन को देख रही थी। मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। मैं हैरान थी कि वह मेरे लिए अपनी मोहब्बत छोड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी दीदी ने हमें बताया कि आज से पहले भी कई बार विनय ने बातों बातों में मेरे लिए अपनी पसंद जाहिर की थी, लेकिन दीदी हमेशा इसे मजाक में ले जाती थी। अब उनकी असलियत हमारे सामने आ चुकी थी। दीदी के वक्त पर लिए गए फैसले ने हमें बहुत से नुकसान से बचा लिया था। दीदी ने डार्क कोर्स ले लिया और उनके खिलाफ केस भी करवा दिया, लेकिन आज भी मैं बहुत दुख महसूस करती हूँ। मेरी इज्जत भी चली गई और दीदी का घर भी उजड़ गया था। मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, जो पहले ही किसी से बातें नहीं करती थी, अब और भी ज़्यादा खामोश हो गई हूँ। मेरे पिताजी, मम्मी और दीदी
मुझे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ। ऊपर से हालात ने मेरे साथ एक और खेल खेला था। मैं प्रेग्नेंट थी और ये बात मेरे घर वालों को भी पता थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। जिंदगी ने मुझे इतना सिखा दिया था, किसी पर भी जीवन में आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए और रिश्तों में अपनी सीमाएं बनाकर रखना चाहिए। चाहे रिश्ता कोई भी हो, और बेशक साली और बहनोई का रिश्ता आग जैसा होता है, उससे दूरी बनाए रखना ही बेहतर होता है। ये सब जानने के बाद मेरा पूरा परिवार सदमे में था। मेरे पिताजी और मम्मी तो जैसे अंदर टूट गए थे। उनकी आंखों में एक दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। मेरी दीदी, जो अब तक मेरे साथ हर धुक में खड़ी रही थी, वह भी मुझसे ज़्यादा परेशान थी। उसे अपने फैसले पर अफसोस नहीं था, लेकिन इस हादसे ने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। अब मुझे अपनी हालत के बारे में सोचना था। मैं खुद को हर तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रही थी। एक दिन मेरी माँ ने मेरे कमरे में आकर मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमें तुम्हारी हिम्मत और समझदारी पर गर्व है कि तुमने सच का सामना करने का साहस दिखाया। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं, लेकिन मैं सिर्फ सिर झुकाकर चुपचाप बैठी रही। अब सवाल था कि मेरे आगे की जिंदगी का क्या होगा। मैं अपने बच्चे को दुनिया में लाना चाहती थी, क्योंकि वह मेरे जीवन का एकमात्र सहारा बन गया था। हालांकि मुझे यह सोच सोचकर डर भी लग रहा था कि मेरे घर वालों और समाज के लोग क्या कहेंगे। लेकिन मेरी माँ ने मुझे हिम्मत देते हुए कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम इस बच्चे को रखना चाहती हो, तो हम सब तुम्हारे फैसले का सम्मान करेंगे। कुछ महीनों बाद मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। मेरे पिताजी ने मेरे आत्मसम्मान और मेरे भविष्य को बनाए रखने के लिए एक वकील की मदद से केस को पूरा करवाया। हमारे केस की सुनवाई में विनय को सज़ा मिल चुकी थी, और यह जानकर थोड़ी राहत महसूस हुई कि अब वह किसी और की ज़िंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं कर पाएगा। समय के साथ साथ मैं अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीख गई थी। दीदी ने भी अपनी पढ़ाई और करियर की तरफ रुख किया और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। मेरे घर वालों की मदद और प्यार ने मुझे अंदर से मजबूत बना दिया। अब मैं अपने बच्चे को लेकर खुद को एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार थी। आज मैं अपने बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश कर रही हूँ। जो बीता उसे भुलाना आसान नहीं है, लेकिन मैंने यह सीखा है कि मुश्किल हालात में भी खुद पर भरोसा रखना और सही फैसले लेना ही असली ताकत है। अब मेरे पास जीने का एक नया उद्देश्य था, और मेरे घर वालों का साथ हमेशा मेरे साथ था। हाँ तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।